Hey guys, welcome to Dipsa's Credible Commerce. Let's continue with our partnership. Question number 10 पे आते हैं. A, B and C are partners. A's capital is 3 lakhs, B's capital is 1 lakh. He has not invested any amount but he alone manages the whole business. He wants 30,000 per annum as salary. Firm earned a profit of 1,50,000 rupees. How much will be each partner's share of profit? See, this is very nice question. बहुत easy question है but दिमाग वाला है. In this question, we are not mentioned that partnership agreement हुआ था कि नहीं हुआ था. और यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में भी कुछ नहीं बोला. यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये बताया गया कि तीन में से दो पार्टनर का कैपिटल इतना है और तीसरे पार्टनर का कैपिटल कुछ भी नहीं है बट ही मैनेजेस द बिजनेस. तो आप सबको पता होगा कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला गया, ना कि कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी गई है, तो कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन बिजनेस की अप्लाई नहीं होती. यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स. एंड पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हर एक पार्टनर इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हिस्सेदार होगा, हकदार होगा. सो in this question पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नॉट देयर. सो हमें क्या करना होगा, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है तो यहां पे हमें क्या करना होगा. इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑल पार्टनर्स इन इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सी ने कोई कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो जो भी प्रॉफिट होगा वो ए और बी के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा. But it's not the correct answer. In the absence of partnership deed, profit sharing ratio will be distributed among the all partners in equal profit sharing ratio. तो यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूं. In the absence of partnership deed, profit of the firm will be distributed among the all partners in equal profit sharing ratio in spite of any information given in the question. तो यहां पे प्रॉफिट है 1,50,000 और हर एक के बीच में इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 1/3 50,000 ईच हर एक पार्टनर को मिलेगा. तो सर आपने ये क्वेश्चन क्यों लिया? सी दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन इस हिसाब से ड्राफ्ट किया गया है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सी ने तो कोई कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं है तो उसको कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हिस्सा नहीं मिलेगा. नो, इट्स नॉट द करेक्ट आंसर. पार्टनरशिप डीड की इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि पार्टनरशिप डीड है कि नहीं है. सो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हमें जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वल शेयर में देना पड़ेगा. सो यहाँ पे आंसर आएगा डी. ए को 50 मिलेगा, बी को 50 मिलेगा, सी को 50 मिलेगा. A will get 50,000 rupees profit, B will get 50,000 rupees profit and C will get 50,000 rupees profit. Okay, I hope ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया. ध्यान रखना एग्जाम में आएगा, इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट में आंसर आता है, लेकिन बच्चे यहाँ पे गलती करते. Okay, now question number 11. X and Y partners. X draws a fixed amount at the beginning of every month. Okay, interest on drawings का क्वेश्चन लग रहा है. So now, interest on drawings is charged at 8% per annum. At the end of the year, interest on X drawings amounted to 600. Okay, so drawings of X में wow. जनरली बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्जाम में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूछेंगे. यस, पूछा, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला है, यहां पे आपको बोला गया है कि ड्राइंग्स कितना होगा। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देके रखा है 2600। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मच अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एक्स हैज विथड्रॉन। ओके सर, कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोला है गाइस। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो कितने महीने आएंगे? 6.5। यस, 6.5 बाय 12। सो इसमें आपको फिगर पुट करने हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से 2600। टोटल ड्राइंग्स हमें नहीं पता, वी हैव टू आइडेंटिफाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, सो 8 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइड बाय 12। अब टोटल ड्राइंग्स को यहाँ पे ही रखते हैं और 2600 को इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे। उस तरफ लेके जाएंगे तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेशन में आ जाएगा और जो डिनोमिनेशन में फिगर्स है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। यू ऑल नो दैट। तो मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12, जो भी आंसर आया 31,20,000 डिवाइड बाय 8, जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाय 6.5, 60,000 उसका टोटल ड्राइंग्स हुआ। लेकिन आंसर्स जो हमें दिए हैं वो पर मंथ के हिसाब से दिए हैं, पर मंथ के हिसाब से दिए हैं तो इट्स फाइन। 60,000 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, 5,000 पर मंथ इज द आंसर। यस, आई होप ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। Vinay and Naman are partners sharing profit and loss in 4:1. Their capital were 90,000, 70,000 respectively. Fine. They admitted Pratik for 1/3 share in the profit. Pratik brought 1 lakh as his capital. Find out the value of the goodwill. Okay, fine. फर्म की गुडविल कितनी होगी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस, लेट्स सी। हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो बनता है और एग्जाम के अगले दिन इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आएगा ही। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक व्हिच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ओके, सो कैसे फाइंड करते हैं? सी, 1/3 शेयर के लिए प्रतीक का शेयर है 1/3, उसके लिए प्रतीक कैपिटल ला रहा है 1 लाख। सो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कि फर्म का टोटल कैपिटल कितना होगा। 1/3 शेयर के लिए प्रतीक 1 लाख रुपीज ला रहा है। ओके फाइन गाइस। सो यहाँ पे फर्म का टोटल कैपिटल फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड किया जाता है? यू ऑल नो दैट कि शेयर को कैपिटल के साथ रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई करो तो फर्म का टोटल कैपिटल मिल जाता है। तो यहाँ पे कैसे होगा? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/3 का रेसिप्रोकल कर दो, 3/1, 3 लाख रुपीज फर्म का टोटल कैपिटल है। 3 लाख रुपीज फर्म का टोटल कैपिटल है। ओके सर, आगे। तो टोटल कैपिटल फर्म का प्रतीक 1 लाख रुपए लाता है, उसके बाद 3 लाख रुपीज होता है। अब देखो तो तीनों पार्टनर का टोटल कैपिटल मिला के अभी कितना हो रहा है? टोटल कैपिटल विथ ऑल पार्टनर्स शेयर ऑफ कैपिटल। यहां पे मैं लिखता हूं टोटल कैपिटल ऑफ द
फॉर्म विथ ऑल द पार्टनर्स शेयर ऑफ कैपिटल। ए का 90,000 प्लस नमन का है 70,000 एंड प्रतीक ला रहा है 1 लाख। 2,60,000 ही हो रहा है तीनों का कैपिटल लाके, लेकिन प्रतीक के शेयर के हिसाब से तो फर्म का टोटल कैपिटल होना चाहिए 3 लाख। लेकिन अगर सिर्फ कैपिटल की बात करूं तो अभी तो तीनों का मिला के 2,60,000 हो रहा है। तो ये जो 40,000 का गैप आया वो क्या है? वो प्रतीक अपने शेयर की गुडविल लेके आएगा जो विनय और नमन के कैपिटल अकाउंट में ऐड होगी, जाके फर्म का टोटल कैपिटल 3 लाख बनेगा। सो फर्म की हिडन गुडविल कैसे फाइंड करते हैं? फर्म का टोटल कैपिटल होना चाहिए 3 लाख, लेकिन अभी कैपिटल तीनों पार्टनर्स को के कैपिटल को मिला के एक्चुअल कैपिटल हो रहा है 2,60,000। तो जो गैप आया वो गुडविल का है। 3 लाख मल्टी माइनस 2,60,000 कितना आएगा? 40,000 एंड 40,000 इज योर फर्म्स गुडविल। बी इज द आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिडन गुडविल पे एक क्वेश्चन आएगा और जब भी आए मुझे याद कर। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। हिडन गुडविल का प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है एग्जाम के लिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है गाइस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 पे। अरुण एंड वरुण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 4:3. Their balance sheet shows a balance of 56,000 in general reserve account and debit balance of 14,000 in profit and loss account. Okay, fine. बैलेंस शीट में 56,000 का जनरल रिजर्व है एंड 14,000 का प्रॉफिट एंड लॉस है और वो डेबिट बैलेंस है, दैट मींस पीएनएल में लॉस हुआ होगा, ये सबको पता होगा, राइट? They now decided to share future profits equally. Profit sharing ratio अब चेंज करने का सोचा। Instead of closing the general reserve account and profit and loss account, it is decided to pass an adjustment entry, guys. Adjustment entry का एक क्वेश्चन खास करके जाना, एमसीक्यू आएगा आएगा आएगा। ओके, और बच्चे गलती करेंगे और वो गलती ना हो इसके लिए इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो सर एडजस्टमेंट एंट्री में क्या होता है? एडजस्टमेंट एंट्री में मैं आपको एक नोट दे देता हूं that whenever adjustment entry is asked, then we have to net off all reserves and losses as the case may be, and it will be distributed among the partners in sacrificing and gaining रेशियो। और आप सबको पता है क्वेश्चन नंबर 1 में ही मैंने सिखाया था, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, बलिदान देगा, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट क्रेडिट होगा, और जो पार्टनर गेन करेगा उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। ओके, तो यहाँ पे ये नोट मत भूलना, एडजस्टमेंट एंट्री आएगी, एक क्वेश्चन आएगा, याद करना मुझे, दीप सर ने बोला था। ओके, तो सबसे पहले हम नेट ऑफ करते हैं, नेट ऑफ दी रिजर्व्स एंड लॉसेस। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व है कितना, लेट्स चेक। जनरल रिजर्व है 56,000 का और 56,000 क्रेडिट, जनरल रिजर्व की कौन सी साइड होती है? क्रेडिट साइड होती है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है डेबिट, डेबिट, क्रेडिट और डेबिट हमेशा ऑपोजिट साइन है, माइनस ही होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 14,000। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस 14,000। तो नेट ऑफ करके कितना आया? 42,000। और बड़े वाले की साइन, जनरल रिजर्व ज्यादा है तो बड़े वाले की साइन आएगी 46,000 क्रेडिट हुआ। ओके,
अब ये 40,000 जो क्रेडिट हुआ है उसको पार्टनर्स के बीच में गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फाइंड कर लो गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखता हूं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सर इतना लंबा लंबा क्यों लिख रहे हो, ताकि सारे बच्चों को समझ में आए। जो ये शॉर्ट में क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं स्टूडेंट्स, मैं इज्जत करता हूं उनके आंसर्स की, उनके सॉल्यूशन की, वो शॉर्ट में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्लेन ऑल स्टूडेंट्स, जिसको ये चीज अच्छे से समझ में आती है उनको भी, और जिसको इसमें प्रॉब्लम है उनको भी। ओके, सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो सबसे पहले अरुण का फाइंड करते हैं। अरुण का ओल्ड शेयर कितना था, 4/7, और फ्यूचर तो इक्वल है 4/7 माइनस 1/2। सर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालो, 4 2 जा 8 माइनस 7 1 जा 7, यस, और डिनोमिनेशन में आ जाएगा 7 2 जा 14। ओके, तो आंसर क्या आया, 8 माइनस 7 1/14, और आंसर पॉजिटिव आया। तो अरुण करेगा सेक्रीफाइस, अरुण करेगा सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस वाले का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होने वाला है, और यहाँ पे आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दो ही पार्टनर है, तो एक सेक्रीफाइस करेगा तो एक ऑफ कोर्स गेन करने वाला है। तो वरुण का आंसर आप ऐसे ही लिख सकते हो कि 1/14 अगर अरुण ने सेक्रीफाइस किया है तो वरुण 1/14 गेन करेगा। आप कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, 3/7 माइनस 1/2, 1/14 नेगेटिव आंसर आएगा, और वरुण गेन करेगा, सेक्रीफाइसिंग फॉर्मूला में नेगेटिव आंसर आएगा तो गेन आ जाएगा, तो उसका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो सर अब अरुण को कितना मिलेगा, यहीं पे देख लेते हैं। 42,000 हमारा नेट ऑफ फिगर आया था, इनटू 1/14, 3,000 उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, एंड वरुण ऑपोजिट, बट ऑब्वियसली 42,000 इंटू 1/14 उसने गेन किया, तो 3,000 उसके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। सो आंसर इज अरुण 3,000 क्रेडिट एंड वरुण 3,000 डेबिट। आए 3,000, पहले मैं तो अरुण 3,000 डेबिट बोला है, अच्छा लास्ट वाला आएगा अरुण 3,000 क्रेडिट और वरुण 3,000 डेबिट। ओके, आई होप ये समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे तो एक आंसर नेट ऑफ करके आंसर आया था 42,000 क्रेडिट, लेकिन सपोज ध्यान से सुनना, एग्जाम में ऐसा ट्विस्ट करके भी ये सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, सो नेट ऑफ करके यहाँ पे तो फिगर आया क्रेडिट वाला, लेकिन यहाँ पे डेबिट होता तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट बैलेंस ज्यादा होती एंड जनरल रिजर्व कम होता, नेट ऑफ करके फिगर आ सकता था 42,000 डेबिट, तो क्या होता, तो कुछ नहीं होता। तो हमारा जो शॉर्टकट है कि सेक्रीफाइसिंग वाला का क्या कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा एंड गेन वाले का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, वो ऑपोजिट हो जाता है। अगर यहाँ पे 42,000 डेबिट होता तो सेक्रीफाइस करने वाले का कैपिटल अकाउंट डेबिट होने वाला था, और गेन करने वाले का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होने वाला था, ऑपोजिट हो जाएगा। एग्जाम में ट्विस्ट करके भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सो बी केयरफुल, ध्यान से याद रखना मेरी बात। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अजय एंड विनोद started a business in partnership on 1st September 2020. Okay, fine. With the profit sharing ratio of 3:2. Vinod withdrew 4,000 rupees at the end of every month for personal use. मतलब ड्राइंग्स का क्वेश्चन है गाइस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्वेश्चन है। As per the partnership deed, interest on drawings is to be charged at 8% per annum
but it was found at the end of the year that interest on drawings was charged at 5% per annum by mistake. ओह, गलती से mistake हो गया. They decided to pass an adjustment entry for the same. So effect of adjustment entry on partners capital account will be. तो ये क्वेश्चन है पास्ट एडजस्टमेंट का. सर देख के तो बहुत इजी लग रहा है, देख के बहुत इजी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में छोटी छोटी गलती, माइनर मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा है बच्चों के. कैसे सर? क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, बताता. सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 सितंबर 2020 से. ये चीज बच्चों के ध्यान में नहीं आती, वो पूरे साल का ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 12 करते थे. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ड्राइंग्स किसने किया? विनोद ने ही किया, जिसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने में मिस्टेक हो गई. ओके, देन 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना था, कलेक्ट करना था पार्टनर से, लेकिन बाय मिस्टेक 5% पर एनम ही उन्होंने चार्ज किया. दैट मींस 3% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना रह गया. नाउ पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट अपनी मेथड से करता है. डिफरेंट स्कूल्स में, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट मेथड सिखाई गई है. मैं सबकी इज्जत करता हूं, सारी मेथड से सही आंसर आ जाता है, लेकिन ये मैं क्वेश्चन कैसे शॉर्ट में कंप्लीट करता हूं, लेट्स सी. ओके, तो देखिए सबसे पहले तो हमें देखना है कि बिजनेस स्टार्ट हुआ. ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी लग रहा है लेकिन है नहीं. बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 सितंबर से, तो टोटल ड्राइंग्स कितना हुआ होगा? देखिए, उन्होंने बोला 1 सितंबर से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, एंड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ उन्होंने विड्रॉ किया है अमाउंट. तो पहला विड्रॉ हुआ होगा 30 सितंबर, देन 31 अक्टूबर, देन 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 28 फरवरी एंड 31 मार्च. टोटल कितना? 1 2 3 4 5 6 एंड 7. टोटल ड्राइंग्स हुआ 7 मंथ्स में. 7 मंथ. ओके, सो टोटल ड्राइंग्स कितना? 4000 इनटू 7 मंथ, 28,000 हमारा टोटल ड्राइंग्स है. ओके, और उन्होंने बोला एट द एंड ऑफ ईच मंथ. दैट मींस कितने मंथ्स हमें कैलकुलेट करने हैं. सो मैंने लास्ट वीडियो में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मंथ्स कैलकुलेट करना सिखाया था. क्वार्टर वाले क्वेश्चन में 30 ml वाला नहीं, अपने क्वार्टर. सो 30 सितंबर को उन्होंने फर्स्ट विड्रॉ किया, फर्स्ट अमाउंट ड्रॉइंग विड्रॉ किया, तो उसके ऊपर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा? 1 2, फिर से 1 2 3 4 5 6 6 मंथ्स, प्लस लास्ट मंथ देखने का 31 मार्च को विड्रॉ किया, तो उसके ऊपर 0 मंथ्स, तो 6 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. तो कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देख लो कितना है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 28,000 मल्टीप्लाई बाय. सर यहाँ पे कितना परसेंट लेंगे? सिंपल बात है, शॉर्ट में अगर आपको ये क्वेश्चन खत्म करना है तो 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट कलेक्ट करना था. 5% के हिसाब से आपने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, तो आपने कितना डेफिशिएंसी छोड़ा? 3%. तो 3/100 के हिसाब से ही आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए. पास्ट एडजस्टमेंट में ये शॉर्टकट तरीका होता है कि जितना इंटरेस्ट ज्यादा कैलकुलेट किया है उतना ही विड्रॉ कर लो, और जितना कम इंटरेस्ट कलेक्ट किया है उतना ही इंटरेस्ट कलेक्ट कर लो. तो 3% उन्होंने कम कलेक्ट किया था, तो 3% के हिसाब से हम इंटरेस्ट कलेक्ट करेंगे इनटू 3/12. 210 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें
चार्ज करना है। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो हम अब आगे चलते हैं और पास्ट एडजस्टमेंट कैसे खत्म होता है शॉर्ट में मैं आपको दिखाता हूं। तो आइए देखते हैं आंसर क्या आएगा। ए, नो इफेक्ट ऑन अजय कैपिटल अकाउंट, इम्पॉसिबल। अभी देखा 126 क्रेडिट हो रहा है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। बी, अजय का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्या बात कर रहे हो, इम्पॉसिबल। बी भी आंसर नहीं है। सी, अजय का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 210, इम्पॉसिबल है, सी भी आंसर नहीं है, डी होने वाला है। दैट विनोद का कैपिटल अकाउंट डेबिट 126 और अजय का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 126, जो अभी हमने देखा। Yes, so D is the answer. See, Ajay 126 credit, Vinod 126 debit. ओके, अच्छा वाला क्वेश्चन था। ध्यान रखना, छोटी छोटी गलती हो सकती है। फर्स्ट सितंबर को बिजनेस स्टार्ट किया था तो फर्स्ट सितंबर के बाद से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है। सेकंड, टोटल 7 मंथ का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, लेकिन सितंबर के बाद से हमें इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है। 6 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। एंड इसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट। ओके, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यस, नाउ लेट्स सी नाउ क्वेश्चन नंबर 15। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 2:3। फाइन, their balance sheet shows machinery 4 lakh, stock 80,000, debtors 3,20,000. C is admitted and new profit sharing ratio is 6:9:5. Admission हुआ है मतलब कि revaluation आएगा। Yes, machinery is valued at 3,40,000, मतलब कि बैलेंस शीट में जो 4 लाख की मशीनरी थी वो 3,40,000 की हो गई 60,000 लॉस डेबिट रिवैल्यूएशन में। And provision is made for doubtful debts at 2.5% per annum. कि आपके पास जो डेटर्स थे 3,20,000 के, उसके ऊपर 2.5% के हिसाब से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट किया गया। लॉस डेबिट एज शेयर इन लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज 20,000। ए का जो लॉस था, रीवैल्यूएशन का लॉस का शेयर था वो 20,000 था। तो आपको पूछा गया कि स्टॉक विल बी रीवैल्यूड एट, स्टॉक कितने पे रीवैल्यू हुआ होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस है। बहुत सिंपली तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो, एवरीवन यू नो, यहाँ पे मैं नोट भी दे देता हूं, दैट रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट और लॉस होता है विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट मीन्स जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होगा वो ए और बी के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है उसका कोई काम नहीं है, जस्ट आपको बता रहे हैं कि एडमिशन हुआ, दैट्स व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो एज शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको देके रखा है 20,000। यस, तो इसके बेसिस पे हम टोटल रिवैल्यूएशन का लॉस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए, एज ओल्ड शेयर कितना जिसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा 2/5, और उसको अमाउंट ऑफ लॉस कितना मिला 20,000। तो अगर 20,000 को ए के शेयर के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल रिवैल्यूएशन का लॉस पता चल जाएगा। तो टोटल रिवैल्यूएशन लॉस इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5/2। 50,000 का टोटल लॉस हुआ, 50,000 का टोटल लॉस हुआ। तो सर ये 50,000 का टोटल लॉस हुआ ये तो पता चल गया, तो अब हमें करना क्या है, तो यहाँ पे हमें सारी इंफॉर्मेशन दे के रखी है कि मशीनरी पे कितना लॉस है, डेटर्स पे कितना लॉस है, और उसके बेस पे हम नेट लॉस पता कर लेंगे। कैसे, आइए देखते हैं।
मशीनरी पे कितना लॉस हुआ? सर मशीनरी थी 4 लाख रुपीस की, मशीनरी थी 4 लाख रुपीस की और उसके बेस पे हमें उसकी वैल्यू 3,40,000 हो गई। तो मशीनरी पे लॉस हुआ 60,000 का। ओके फाइन। फिर डेटर्स, डेटर्स पे उन्होंने बोला कि 2.5% के हिसाब से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन किया है। डेटर्स पे 2.5% के हिसाब से पीएफडीडी क्रिएट किया, तो 3,20,000 इंटू 2.5% कितना होता है 8,000, उस पे लॉस हुआ। ओके, तो सर टोटल लॉस है 50,000 का और मशीनरी और डेटर्स का मिला के लॉस है, लॉस ऑन मशीनरी एंड डेटर्स इज 68,000। तो अब अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो और उसमें 60,000 को डेबिट, 8,000 को डेबिट और टोटल लॉस क्रेडिट साइड 68,000 लिख सकते हो। और अगर ऐसा नहीं करना तो कैसे पता चलेगा? तो देखो टोटल लॉस हुआ 50,000 का। ओके, मशीनरी और डेटर्स का मिला के 68,000 का लॉस है। तो सर ये टोटल लॉस रीवैल्यूएशन का कम कैसे हुआ? मशीनरी और डेटर्स का मिला के तो 68,000 का लॉस हो रहा है, बट रीवैल्यूएशन में अगर हमने फाइंड किया टोटल लॉस 50,000 का, बट ऑब्वियस जरूर स्टॉक प्रॉफिट दे रहा होगा, स्टॉक का रीवैल्यूएशन प्लस में हुआ होगा। कितना? 68,000 माइनस 50,000, 18,000 स्टॉक अपर साइड रीवैल्यू हुआ होगा। तो स्टॉक था कितना? हमारे पास स्टॉक था 80,000 का, स्टॉक था 80,000 का, ये रहा। यस, तो उसका रीवैल्यूड फिगर क्या होगा? 80,000 प्लस 18,000 अपर साइड 98,000 इज द रीवैल्यूड फिगर। स्टॉक का रीवैल्यूड फिगर 98,000 आएगा। ए इज द आंसर। यस, रिपीट करता हूं मैं। सबसे पहले तो नोट मैंने दिया आपको कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। फाइन। उसके बाद हमने क्या किया कि क्वेश्चन में हमें दे दिया था कि ए का रीवैल्यूएशन लॉस का शेयर 20,000 है, जबकि उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5 है, ओल्ड पीएसआर। तो उसके शेयर का रेसिप्रोकल करके हमने फाइंड किया कि रीवैल्यूएशन का टोटल लॉस 50,000 होना चाहिए। फाइन। नेट लॉस 50,000 था, लेकिन जब हमने कैलकुलेट किया मशीनरी 60,000 डाउन हुई, डेटर 8,000 डाउन हुए, तो मशीनरी और डेटर्स का मिला के ही 68,000 का लॉस हो रहा था, बट नेट लॉस तो 50,000 का है। तो जरूर लॉस कम हुआ होगा ड्यू टू प्रॉफिट, लॉस रिड्यूस हुआ होगा ड्यू टू प्रॉफिट। कितना? 68,000 माइनस 50,000, 18,000 का प्रॉफिट हुआ होगा स्टॉक पे। तो 18,000 का प्रॉफिट हुआ तो हमने देखा कि बैलेंस शीट में स्टॉक दिया था 80,000 का, प्लस 18,000 अपर साइड गया रीवैल्यू होके, तो 98,000 प्रॉफिट हो गया। 98,000 स्टॉक का रीवैल्यूड फिगर हमें मिल गया, 18,000 का प्रॉफिट। ओके, आई होप आपको सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना एग्जाम में आ सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। That Gagandeep, a partner, advanced a loan 60,000 rupees to the firm on 30th November. 30th November को पार्टनर ने बिजनेस को 60,000 का लोन दिया। The firm incurred a loss of 15,000 rupees during the year ending 31st March 21. ओके, फर्म ने लॉस कर दिया 15,000 का।
So in the absence of partnership deed, interest on loan allowed to Gagandeep will be. बहुत सारे स्टूडेंट, सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जो सोचते हैं कि सर लॉस हुआ है ना फर्म को तो पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। रॉन्ग। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको एक नोट दिया था दैट interest on partner's loan and rent given to partner are charged against the profit and not appropriation of profit. Interest on partner's loan and rent to partner business के लिए expense consider किया जाता है and not profit and loss appropriation account. So even if firm incurred the loss, ये दोनों चीज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट टू पार्टनर देना कंपलसरी होगा, कंपलसरी होगा, कंपलसरी होगा। बहुत सारे बच्चे लॉस है तो आंसर डी टिक कर देते हैं कि कुछ नहीं मिलेगा। नो, उसको मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे वापस मैं एक नोट दे देता हूं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट टू पार्टनर आर charged against the profit and even if there is loss in the firm, it has to be given to partner ओके, पार्टनर को दिया जाएगा। सो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड है नहीं तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6% पर एनम, 6/100 कितने मंथ्स? सर नवंबर में 30 नवंबर को लोन दिया था तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4/12 4 मंथ का इंटरेस्ट दिया जाएगा। 1200 इज द आंसर। ओके सर, ये क्वेश्चन लेने का पर्पस ये था कि यहाँ पे बोला कि फर्म ने लॉस किया है। सो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये मिथ कंसेप्शन होता है कि फर्म ने लॉस किया है तो पार्टनर को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नहीं, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, उसमें भी कंडीशंस है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट टू पार्टनर, फर्म ने लॉस किया हो या प्रॉफिट किया हो, देना कंपलसरी है। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% पर एनम के हिसाब से। If partnership deed is there and interest on loan has been decided, तो उतना उनको देना कंपलसरी होता है। ओके, सो आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, A and B are in partnership sharing profit and loss of 3:2. They take C as a new partner. Goodwill of the firm is valued at 3 lakhs rupees and C brings 30,000 rupees as his share of goodwill in cash, which is entirely credited to the capital account of A। मतलब कि जितना भी गुडविल लेके आया पूरा का पूरा A को मिल गया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। सर इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन समझो क्या है। सी, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो सी का शेयर दिया नहीं है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो ये ढूंढना होगा कि सी का शेयर कितना है, और सी का शेयर जितना है उसमें से हमें ये पता चलना करना होगा कि ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना होगा। सिंपल है, सबसे पहले सी का शेयर देखते हैं। सर कैसे? बहुत सिंपल बोला कि सी 30,000 उसके शेयर के हिसाब से गुडविल लेके आ रहा है, और फर्म की गुडविल कितनी है? 3 लाख। सी लेके आ रहा है 30,000, फर्म की गुडविल है 3 लाख, तो सी का शेयर कितना होगा? 30,000 डिवाइड बाय 3 लाख। यस, कैन आई से दैट 1/10? तो सी का शेयर कितना है? 1/10। चलो सर, ये पता चल गया। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे ढूंढेंगे? तो यहाँ पे आपको एक हिंट दे के रखा है कि सी जो भी 30,000 की गुडविल लेके आया, इट इज एंटायरली क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए। तो यहाँ पे मैं आपको एक नोट दे दूं, सर बच्चे भूल गए होंगे आई थिंक, दैट व्हेन न्यू पार्टनर brings
his share of goodwill, it will be credited to old partners capital account in sacrificing रेशियो। बच्चे याद रखना, जो भी गुडविल ओल्ड न्यू पार्टनर लेके आता है वो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कैपिटल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट होता है, उनके कैपिटल अकाउंट में जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और यहाँ पे आपको क्लियरली बोला है इट इज एंटायरली क्रेडिटेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ ए, मतलब कि ए को पूरा का पूरा 30,000 मिल गया, मतलब कि सेक्रीफाइस बलिदान किसने दिया होगा? ए ने दिया होगा। यस, और कितना? सी को 1/10 चाहिए था तो 1/10 का बलिदान ए ने दिया होगा, तो बी का शेयर तो एज इट इज रहेगा। यस, तो ए का शेयर देखो एज न्यू शेयर कितना? ए का ओल्ड शेयर था 3/5, उसमें से उसने सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस फॉर सी 1/10, तो अब उसके पास क्या बचा? सी। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी आप एलसीएम निकाल सकते हो कि दैट 10/10 into 3 30 and 5 into 1 5, या तो ओल्ड शेयर में डिनोमिनेशन में 5 है और यहाँ पे 1/10 10 है, तो एलसीएम 10 आने वाला है, तो 3/5 को 2 से मल्टीप्लाई करके भी आप आंसर ला सकते हो। एलसीएम जैसे लाना हो आपकी मर्जी, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाता हूँ। 10 into 3 30, 5 into 1 5, और यहाँ पे डिनोमिनेशन में आ जाएगा 5 into 10 50। ओके, तो इसका शेयर कितना रहा? 25/50, जिसको हम बोल सकते हैं 1/2। यस, ओके सर, 1/2 ना लिखना हो तो कोई बात नहीं, 25/50 लिखो तो भी चलेगा, तीनों को बाद में इक्वल करना ही है। ओके, चलिए अब बी का शेयर, बी के अकाउंट में तो कुछ नहीं होगा क्योंकि उसको कुछ गुडविल का अमाउंट नहीं मिला, दैट मींस दैट इज द इंडिकेशन दैट बी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है। बी का शेयर उतने का उतना 2/5 रहेगा। और सी का शेयर, सी का शेयर आपने अभी अभी ढूंढा हमने 1/10, तीनों का शेयर हमें मिल गया, तो तीनों के शेयर को एक साथ लिख दो और डिनोमिनेशन सेम ना हो तो आप कर देना। ए का 25/50, बी का 2/5 और सी का 1/10। ओके, ए के डिनोमिनेशन में 50 है, बी में 5 और सी में 10, एलसीएम आएगा 50। यस, तो ए का एज इट इज 2/25, और यहाँ पे बी का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 into 2 20, और सी का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। कॉमन फिगर निकालो बाहर भाई, 5 5 जा, 5 4 जा, 5 1 जा, 5:4:1 is the correct answer. It is a new profit sharing ratio. है कहीं पे? Of course है ना सर, B 5:4:1। सर ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस है? हाँ, ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस है। कैसे? नई बात क्या थी इस क्वेश्चन में? एक नए पार्टनर का ना कोई शेयर दिया है, जस्ट आपको हिंट दिया है कि गुडविल का अमाउंट वो जितना ला रहा है न्यू पार्टनर, इट विल बी एंटायरली क्रेडिटेड इन A capital account. So on the basis of that, you have to understand कि sacrifice A ने किया होगा and B's profit sharing ratio will be the same. Okay, I hope ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी था, गुडविल का कैलकुलेशन भी था, so it's nice question. Now question number 18. X and Y are partners in the firm sharing profit and loss in 5:3. Fine. They admitted Z as a new partner. New profit sharing ratio will be 4:3:2. Find the firm's goodwill on Z admission was valued at 1,26,000. But
Z could not bring any amount of goodwill in cash, so credit will be given to. सर इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम ये है बच्चा, सो देयर इज अ रूल दैट, ये नोट लिए याद रखना, व्हेन न्यू पार्टनर is unable to bring his share of goodwill in cash, then instead of cash account, his current account will be debited. Okay, sacrificing partners capital account will be credited as it is. That जब भी नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं ला सकता तो अकाउंटिंग इफेक्ट चेंज होती है, लेकिन चेंज होती है न्यू पार्टनर के लिए, ना कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करते हैं उसके अकाउंट में क्रेडिट उतना ही गुडविल का अमाउंट होगा, बट नया पार्टनर जब गुडविल कैश में लाता है तो डेबिट करते थे कैश और बैंक अकाउंट, बट इंस्टेड ऑफ दैट ना उसका करंट अकाउंट डेबिट किया जाएगा। न्यू पार्टनर विल बी कंसीडर्ड एज अ डेटर दैट फ्यूचर में इससे गुडविल का इतना अमाउंट लेना है। तो क्रेडिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डेबिट में प्रॉब्लम होता है। डेबिट में कैश बैंक की जगह करंट अकाउंट आ जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा है क्रेडिट कितना दिया जाएगा, एक्स और वाई जितना सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही क्रेडिट उनको किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं ला रहा, देन नथिंग विल बी क्रेडिटेड। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है कि जिसको कैश में मेजर ना कर सको उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। कैश में मेजर हो रहा है, कैश में आ नहीं रहा। तो ऐसे कुछ भी ख्याल, गंदे गंदे ख्याल दिमाग में मत लाना कि कैश में गुडविल नहीं आ रही है तो नथिंग विल बी क्रेडिटेड। नो, क्रेडिट होगा, उतना ही होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में ही होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही होगा। ओके, तो देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो है क्या। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम फाइंड करते हैं, दैट ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, कितना, एक्स का ओल्ड कितना था 5/8, और यहाँ पे न्यू शेयर कितना है एक्स का 4/9। यस, डिनोमिनेशन सेम नहीं है तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 45 माइनस 8 32, और दोनों के डिनोमिनेशन में आ जाएंगे 72। ओके, तो इसका एक्स ने सेक्रीफाइस किया कितना 413 ले लेता हूं 13/72, जिसको आप बोल सकते हो 1/4। आप 13/72 रखना चाहो तो भी रख सकते हैं, तो भी बात सही है। अब y का 1/4 सेक्रीफाइस, अब y का देखते हैं। y का ओल्ड शेयर था 3/8, और न्यू शेयर कितना है उसका 3/9। नाउ लेट्स सी, डिनोमिनेशन वापस से सेम करना होगा। 9 3 27 माइनस 8 3 24, डिनोमिनेशन में आ जाएगा 72। यस, 3/72। यस, आप 72 को अगर सेम रखना चाहो तो यहाँ पे भी 72 है, यहाँ पे भी 72 है,
कंपैरिजन करने में इजी रहेगा, तो मैं यहां से ये निकाल देता हूं। 13/72 सेक्रीफाइस और y का 3/72 सेक्रीफाइस। सो यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो कितना हो गया, x एंड y। x का 13, y का 3। तो x को कितना गुडविल मिलेगा, गुडविल कितना था फर्म का, देखो यहाँ पे बोला है फर्म की गुडविल है 1,26,000। तो z कितना लेके आएगा, तो सबसे पहले z शेयर इन गुडविल देख लो। z 1,26,000 और इसका शेयर है 2/9, सॉरी 1,26,000 इंटू 2/9, 28,000 लेके आएगा। यस, x को कितना मिलेगा 28,000, उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 13/16, 22,750 क्रेडिट। और y को कितना मिलेगा 28,000 इंटू 3/16, 5250 क्रेडिट। तो x 22,750 एंड y 5250 क्रेडिट है। यस सर, सी इज द आंसर। यहाँ पे बोला गया कि x और y का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है, z आ रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया। फाइन। देन आफ्टर बोला फर्म की गुडविल थी 1,26,000 बट z गुडविल कैश में ना ला सका। फाइन। तो क्रेडिट कितना किया जाएगा, तो सबसे पहले मैंने आपको नोट दिया कि जब भी नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लाता तो कैश अकाउंट डेबिट नहीं होता, उसका करंट अकाउंट डेबिट होता है, क्रेडिट में कोई चेंज नहीं आता। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का क्रेडिट कैपिटल अकाउंट उतने ही रेशियो में क्रेडिट होगा। ओके, हमने पहले x और y का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला, तो वो हमें मिला 13/3। उसके बाद z की शेयर का z शेयर इन गुडविल देखा कि z कितना गुडविल लाना चाहिए, z को कितना गुडविल लाना चाहिए 28,000, और उसको हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 13:3 में। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 19। Aryaman and Bholu are partners sharing profit and loss of 5:3. Chirag is admitted for 1/4 share. Okay, on the date of on the date of reconstitution, the debtor stood at 40,000. बिल नहीं, बिल्स लिखता हूं, कंफ्यूजन ना हो। Bills receivable stood 10,000 rupees and provision for doubtful debt appeared at 4,000. Okay, bills receivable of 10,000 rupees which was discounted from bank earlier has been reported to be dishonest, and the firm has sold this debtor, so arising to debt collection agency at a loss of 40%. If bad debts now have arisen for 6,000 rupees and firm decides to maintain provision at the same rate as before, okay, then amount of provision to be debited on revaluation account would be okay। फिर से पढ़ता हूं। आर्यमन और भोलू पार्टनर थे 5:3 के। चिराग 1/4 के लिए एडमिट किया गया। रिकंस्टिट्यूशन के टाइम डेटर्स थे 40,000 के, बिल्स रिसीवेबल थे 10,000 के, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था 4,000। मतलब 40,000 के डेटर, 4,000 के प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो आप सबको पता चल गया होगा 10% जितना पीएफडीडी होगा, हम ढूंढ भी लेंगे, फाइंड भी कर लेंगे। फाइन। एक बिल रिसीवेबल था 10,000 रुपीज का जो बैंक के पास डिस्काउंट करवाया था। नाउ इट इज डिसऑनर्ड, बाउंस गया। तो अब वो पैसा अब बैंक हमसे कलेक्ट करेगी, तो हम अपने डेटर से कलेक्ट करेंगे। आगे बोला गया द फर्म हैज सोल्ड दिस डेटर सो अराइजिंग टू डेट कलेक्शन एजेंसी एट 40%। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि ये जो डिसऑनर हुआ बिल्स रिसीवेबल, एंड ड्यू टू दिस डिसऑनर
ये डेटर जो 10,000 के क्रिएट हुए हैं वो हमने डेट कलेक्शन एजेंसी को 40% लॉस पे बेचे, ना कि सारे के सारे 40,000 के डेटर्स। ये जो 40% लॉस पे डेट कलेक्शन एजेंसी को डेटर्स देने की बात हो रही है, इट इज अबाउट दी 10,000 रुपीज बिल्स रिसीवेबल जो डिसऑनर हुआ था। तो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, सारे के सारे डेटर्स को कंसीडर कर लेते हैं। नो, यहाँ पे ध्यान रखना। आगे बोला गया बैड डेट्स हुई 6,000 की, और आगे बोला कि फर्म ने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% जो प्रीवियस रेट था वही मेंटेन करने का सोचा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आएगा कितना? तो लेट्स सी कितना आता है आंसर। हमारे पास डेटर्स थे 40,000 के, बिल्स रिसीवेबल थे 10,000 के। अब ये बिल्स रिसीवेबल जो 10,000 के थे वो हमने डेट कलेक्शन एजेंसी को सोल्ड आउट कर दिए, तो ये तो गए। यस, तो अब हमारे पास डेटर्स कितने बचे? 40,000। फाइन। और उन्होंने बोला कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो मेंटेन करना है वो प्रीवियस रेट पे ही करना है। तो पीएफडीडी देखते हैं कितना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 4,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अवेलेबल था, ये रहा, डिवाइड बाय डेटर्स थे 40,000 के, तो 4,000 डिवाइड बाय 40,000, जो भी आंसर है मल्टीप्लाई बाय 100, 10% आंसर आ गया। पीएफडीडी है 10% जो हमें मेंटेन करना है। तो नाउ हमारे पास डेटर्स कितने हैं? वी हैव डेटर्स इज इक्वल टू 40,000 के थे, उसमें से यहाँ पे बोला गया 6,000 के बेड डेट्स हो गए हैं। 6,000 के बेड डेट्स हो गए हैं, तो 40,000 में से 6,000 के डेटर्स को तो भूल ही जाओ। तो कितने बचे? 34,000 के डेटर्स बचे। यस, नाउ 34,000 पे उनको पीएफडीडी मेंटेन करना है 10% के हिसाब से। सो 34,000 into 10 by 100, 3,400 is the answer. 3,400 is the answer. अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने लायक। ओके, बच्चे गलती कहां पे करते हैं कि ये जो डेटर्स उन्होंने सोल्ड आउट किए हैं वो पुराने 40,000 के भी डेटर्स थे। दैट इज रॉन्ग। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड नाइस क्वेश्चन। Okay, now let's see the last question, question number 20. Sir, ये question क्या है? A and B are partners in the firm having capital of 15,000 each. Okay. C is admitted for 1/3 share for which he has to bring 20,000 rupees capital. So amount of goodwill will be, ये भी hidden goodwill का sum है। सर hidden goodwill के कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे एग्जाम में आएगा और आपको मार्क्स लाने हैं। ओके, तो कैसे करते हैं? वन मोर टाइम आंसर। C's share is 1/3 और C's capital is 20,000। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे मिलेगा? सी के कैपिटल को उसके शेयर के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 20,000 इंटू 3/1, 60,000 उसका टोटल कैपिटल फर्म का होना चाहिए। अब एक्चुअल कैपिटल कितना है? सी, ए और बी का 15,000 ईच, 15,000 प्लस 15,000 और सी का 20,000, 50,000 का एक्चुअल कैपिटल है। तो सर होना कितना चाहिए? 60,000 है, कितना? 50,000। तो डिफरेंस बचा वो क्या? हिडन गुडविल। 60,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 10,000। 10,000 इज द गुडविल ऑफ द फर्म। सो अगर हिडन गुडविल का सम पूछा है तो आप इस हिसाब से सिंपली 3-4 स्टेप में सॉल्व कर सकते हो। ओके, और होप आप सबको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
पार्टनरशिप के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने कवर करने की कोशिश की है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी specific concept which is not covered by me in case, then you can write this in comment section. I will solve it. Okay, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। और ये सारे क्वेश्चन लास्ट डे रिवीजन में जरूर कंप्लीट कीजिएगा। ऑलमोस्ट ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, सो प्लीज अच्छे से पढ़ाई करना, बहुत अच्छे से मार्क्स लाइए। ऑल द बेस्ट, ब्लेस यू ऑल।